हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स लाइव पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करें। देखिए, जो आपका कैश फ्लो होता है, कैश फ्लो जो बनाया जाता है वो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। और जो अकाउंटिंग 3 है, जितने भी इंडिया के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए जाते हैं वो करता है ICAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जो है जितने भी इंडिया के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ICAI ही इशू करता है। और लगभग बात करें अगर कितने हुए हैं अभी तक इंडिया में, तो लगभग 32 या 33 के आसपास हो चुके हैं, क्योंकि इनका जो है अमालगमेशन होता रहता है, नए बनते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो AS3 है ये आपका कैश फ्लो में लगेगा। ठीक है, जब भी कैश फ्लो बनाने को आए तो आप लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग बनाएंगे। इसे कब इशू किया गया था? 1997 में इसे इशू किया गया था। और इसका रिवाइज़ किया गया था। इसे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है इसे रिवाइज़ किया गया था 1 अप्रैल 2001 को। उसके बाद देखिए कौन कौन सी ऐसी एंटिटीज़ है जहाँ पर कैश फ्लो का बनाना कंपलसरी है। तो थोड़ा सा हम पहले उससे बात कर लेते हैं। देखिए, हमारी जो एंटिटीज़ हैं, कंपनीज है, दो तरह की होती हैं, कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट। उसके बाद जो कॉर्पोरेट है इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, स्मॉल मीडियम कॉर्पोरेशन और नॉन SMC। उसके बाद देखिए जो नॉन कॉर्पोरेट कंपनी से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें जो है कैश फ्लो बनाना कंपलसरी है? सबसे पहले जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा का हो। दूसरा कौन सी है? लिस्टेड कंपनीज। देखिए, रेट ऑफ कैपिटलेशन का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या है? EPS अपॉन में मार्केट प्राइस पर शेयर। देखिए, कैपिटलेशन के जो कैपिटलाइजेशन है उसका क्या मीनिंग होता है? पूंजीकरण, यानी कि बिजनेस के अंदर कितनी पूंजी लगी हुई है। बिजनेस के अंदर 3 तरह की पूंजियाँ होती हैं। एक तो होता है अंडर कैपिटल, ठीक है, न्यूनतम। उसके बाद ओवर कैपिटल। और थर्ड, ऑप्टिमम कैपिटल। या तो आपके बिजनेस में कम कैपिटल होगी या ज़्यादा होगी, या फिर जितनी चाहिए उतनी होगी। उसके बाद देखिए, प्रॉफिट इन बिजनेस पैरेलेंस का क्या मतलब है? प्रॉफिट इन बिजनेस पैरेलेंस का मतलब है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलेंस। उसके बाद फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज का दूसरा नाम है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। चलिए दोस्तों, नए पेज पर चलते हैं। देखिए, सेकंड पेज है। और कभी कभी एग्जाम में पूछने को आता है आइडल रेशियो, आदर्श अनुपात। तो सोलवेंसी की अगर बात करें तो इसका रेशियो है 2:1। डेब्ट इक्विटी की बात करें तो 1:1। और करंट रेशियो की बात करें तो 2:1 जो है एक तरह का आदर्श अनुपात है, आइडल रेशियो है। उसके बाद देखिए एक टर्म है फ्लोट। फ्लोट का क्या मतलब होता है? क्रेडिट टाइड अप, फंड टाइड अप इन चेक बट डिपॉजिट बट नॉट जो है कलेक्टेड। यहाँ पे नोट छूटा हुआ है, बट नॉट कलेक्टेड। जैसे आपने कोई चेक है बैंक में डिपॉजिट करा दिया लेकिन अभी तक वो कलेक्ट नहीं हुआ है, तो उस तरह के जो फंड है उसे कहते हैं हम लोग फ्लोट। उसके बाद देखिए क्रेडिट टर्म है, ये है आपकी जो, इसे समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आ जाती है। 2/45 नेट 90, इसका क्या मीनिंग है? तो देखिए बड़े ध्यान से, ये जो 2 है, एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए कि 2 का क्या मीनिंग है, तो आप बताएंगे परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। और अगर आपसे पूछा जाए कि 45 का क्या मीनिंग है, तो आप बताएंगे डिस्काउंट पीरियड। और अगर आपसे पूछा जाए कि 90 का क्या मीनिंग है, तो आप बताएंगे क्रेडिट पीरियड, यानी कि उधार देने का टाइम। देखिए, अगर कोई कस्टमर, मैं क्या है कि मैं अपने कस्टमर को 90 दिन के उधार पे माल बेचता हूँ, ठीक है, तो 90 दिन तक मेरी कोई भी कॉस्ट नहीं आएगी। लेकिन अगर मेरा कस्टमर, ठीक है, अगर 45 दिन से पहले पैसे दे देता है, तो मैं उसे जितना भी उस पर बैलेंस होगा उसे 2% का डिस्काउंट दूंगा। तो आप इस जो पॉइंट है उसे बहुत अच्छे से समझिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर जो दिया गया है, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको, जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट एक स्टैटिक रिपोर्ट है, ठीक है, स्टैटिक रिपोर्ट है। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट क्या है? रिकॉर्डर फैक्ट। जो रिकॉर्डर हमारे फैक्ट होते हैं उसे कहते हैं डेटर्स। और देखिए यहाँ पर जो एनालिसिस होती है किसकी? बैलेंस शीट की। तो वर्टिकल अगर एनालिसिस हो रही है, वर्टिकल कैसे होता है? जैसे ये एक बैलेंस शीट है और इसमें यहाँ पर बहुत सी आइटम लिखी हुई हैं और इन्हें आपस में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो इस तरह की जो एनालिसिस होती है उसे कहते हैं वर्टिकल एनालिसिस, और इसका दूसरा नाम है स्टैटिक एनालिसिस। ठीक है, मतलब ये फिक्स है। लेकिन अगर एक बैलेंस शीट ये है 2009-10 की, और ये है आपकी सामने वाली 11-12 की, और यहाँ पर अलग अलग बैलेंस शीट को, अलग अलग ईयर की बैलेंस शीट को आपस में कंपेयर किया जा रहा है, तो ये जो बैलेंस शीट है ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी जो एनालिसिस है, और ये डायनामिक एनालिसिस होगी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, वर्टिकल अगर एग्जाम में आया तो आप स्टैटिक एनालिसिस बताएंगे, और अगर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आया तो आप डायनामिक जो है एनालिसिस बताएंगे। उसके बाद
दूसरे पॉइंट की तरफ रुख करते हैं। देखिए ये है हमारा वाल्टर्ड कैपिटल। देखिए वाल्टर्ड जो कैपिटल है उसे हम लोग जो है स्टॉक वाटरिंग भी कहते हैं। स्टॉक वाटरिंग का क्या मतलब है? ऐसी ऐसी जो कैपिटल जो बिजनेस के अंदर जो है बिल्कुल लगी पड़ी है, ठीक है, तो वो हमारी वाटर्ड कैपिटल है। और दूसरा क्या है इस पॉइंट का कि यहाँ पर बिजनेस के अंदर जो एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू लेस देन हो गई है अकाउंटिंग वैल्यू से। यानी कि जो मेरी कैपिटल बिजनेस के अंदर 100 रुपये लगी हुई थी लेकिन उसकी वैल्यू 100 रुपये नहीं रही है। अकाउंटिंग में तो वो 100 रुपये की है लेकिन एक्चुअल में उसकी वैल्यू 90 है। तो उस तरह की जो वैल्यूज़ हैं उसे हम लोग कहते हैं वाटर्ड कैपिटल। आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपका किसी तरह का भी कोई भी डाउट है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे चलते हैं डिसीजन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए जो कैपिटल स्ट्रक्चर कैपिटल का मतलब होता है पूंजी और स्ट्रक्चर का मतलब है उसकी संरचना की जो पूंजी है कहाँ कहाँ से ली जा सकती है, किस तरह से हम अपने बिजनेस को चला सकते हैं। देखिए इसके 4 पॉइंट है: ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कैपिटल गियरिंग रेशियो और जो है फाइनेंशियल लीवरेज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कि इसके टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। देखिए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी आपका जो है 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहला क्या है? ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी। थिन इक्विटी का मतलब ये है जहाँ पर इक्विटी कैपिटल कम हो और डेब्ट कैपिटल ज़्यादा हो, तो आप कहेंगे क्या कि ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी चल रही है। ट्रेडिंग ऑन थिक, देखिए ये थिन था ये थिक है, तो यहाँ पे क्या है कि रिवर्स हो चुका है। उसके बाद ट्रेडिंग ऑन जीरो इक्विटी। जीरो इक्विटी का मतलब आप ये मत समझिएगा कि जीरो इक्विटी है, बल्कि इसका मतलब ये है कि जहाँ पर डेब्ट और इक्विटी इक्वल हो जाए तो उसे आप कहेंगे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, तो ट्रेडिंग ऑन जीरो इक्विटी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये आपका नेक्स्ट पेज है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखिए अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है तो फॉर्मूला क्या है? टोटल अर्निंग आफ्टर टैक्स EBIT, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस टैक्स, और टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू 100। उसके बाद अर्निंग रेट ऑन इक्विटी। अगर इक्विटी के ऊपर रेट निकालने को आ जाए तो आप लिखेंगे अर्निंग टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन में इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। उसके बाद देखिए कैपिटल गियरिंग। कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होता है? गियरिंग का मतलब समझ लीजिए, गियरिंग का मतलब होता है डिफरेंट कैपिटल रेशियो। यानी कि डिफरेंट आपने क्या है कि जैसे आपके पास कुछ पैसा डेब्ट से है और कुछ पैसा आपके पास इक्विटी से है और कुछ अमाउंट आपके पास प्रेफरेंस से है, तो ये है हमारा डिफरेंट कैपिटल रेशियो से हम लोग कहते हैं कैपिटल गियरिंग। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो है जो कैपिटल होती हैं वो 3 टाइप्स की हो सकती हैं। एक तो वो कैपिटल जो जिसपे फिक्स कॉस्ट होती है, जैसे हमारा डिवेंचर है या फिर लोन है, तो आपको 10% अगर आपने इंटरेस्ट पे लिया हुआ है तो बिजनेस चले ना चले लेकिन आपको 10% देना पड़ेगा, तो उसे हम लोग कहेंगे फिक्स कॉस्ट कैपिटल। उसके बाद जैसे हैं आपके इक्विटी। इक्विटी वालों की इनकम तभी होगी जब बिजनेस में कुछ बचेगा। अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो प्रॉफिट डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, अगर कम हो रहा है तो कम मिलेगा, तो इसलिए इसे कहा गया है वेरिएबल नो कॉस्ट कैपिटल। देखिए नो कॉस्ट कैपिटल कैसी होती है? जैसे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट को रिटेन कर लिया गया, रोक लिया गया बिजनेस के अंदर ही, तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो आपकी जीरो होगी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए दोस्तों ये है आपका टाइप्स ऑफ कैपिटल गियरिंग। देखिए कैपिटल गियरिंग 2 तरह के हो सकते हैं, या हाई होगा या फिर लो होगा। ये हाई कब होगा? जब फिक्स कॉस्ट ज़्यादा, फिक्स कॉस्ट कैपिटल ज़्यादा होगी और वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। यानी कि कहीं पर अगर किसी बिजनेस के अंदर डिवेंचर ज़्यादा हैं और जो लोन को मिला करके डेब्ट प्लस लोन को मिला करके इक्विटी से ज़्यादा है तो उसे कहेंगे हाई गियरिंग, और अगर इसका रिवर्स हो जाता है तो उसे कहेंगे लो गियरिंग। देखिए जो आपका ये पॉइंट है थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में 4 पॉइंट है: नेट इनकम अप्रोच, और दूसरा है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल है, और मोदिगिलियानी मिलर जो है अप्रोच है। चलिए जल्दी से एक को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले कौन सी अप्रोच है? नेट इनकम अप्रोच। ये आपकी डेविड डुरांड ने दी है और इन्होंने ये बताया कि कैपिटल स्ट्रक्चर का इफ़ेक्ट पड़ता है। किस चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर भी, और प्लस जो वैल्यू है फर्म की उस पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये बताया किसने? डेविड डुरांड ने। और कौन सी अप्रोच में बताया है? अपनी इन नेट इनकम अप्रोच के अंदर। देखिए इन्होंने क्या बताया फॉर्मूला? वैल्यू फ्रॉम। अगर वैल्यू फ्रॉम निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होगा S+B, और अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होगा EBIT माइनस इंटरेस्ट अपॉन में KE, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला होगा EBIT अपॉन में V और इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से आप फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए सेकंड अप्रोच,
ये है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ठीक है, ये भी डेविड ब्रांड ने ही दी है, दूसरे वाली भी ऑपरेटिंग, यहाँ पर ऑपरेटिंग वर्ड नहीं था, बाकी सब कॉमन है। लेकिन इस वाली अप्रोच में जो पहले वाली अप्रोच थी, इसमें बताया गया कि इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इन्होंने इस वाली अप्रोच में कहा कि इफेक्ट नहीं पड़ता है। किसका? कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करने का, यानी कि डेब्ट से पैसा कभी कम लिया जाए या ज़्यादा लिया जाए, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ना ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे और ना ही वैल्यू ऑफ फर्म पे। उसके बाद जो थर्ड अप्रोच बनाई गई थी, जो ट्रेडिशनल अप्रोच, ये दोनों का कंबाइंड है। किस किस का कंबाइंड है? जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ये आपकी इस वाली अप्रोच और नेट इनकम अप्रोच का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद देखिए जो मोदी-गिलानी मिलर अप्रोच है, वो भी नॉट रिलेशन। ठीक है, वो भी कहती है क्या कि जो हमारा डेब्ट स्ट्रक्चर है या कैपिटल स्ट्रक्चर, उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल और टोटल वैल्यू फर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या फॉर्मूला बताया, इन्होंने फॉर्मूला बताया वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म। देखिए लिवर्ड फर्म उस फर्म को कहते हैं जिसमें डेब्ट होता है, और अनलिवर्ड फर्म उसे कहते हैं जिसमें डेब्ट नहीं होता है। तो वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म प्लस बी का मतलब क्या है? डेब्ट, और टी का मतलब क्या है? टैक्स। वैल्यू ऑफ, अगर हमारे पास में वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड नहीं है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं EBIT 1 माइनस टैक्स अपॉन में के कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो बताने की कोशिश की गई वो है आपका लीवरेज। देखिए लीवरेज, जो हमारे लीवरेज है, लीवरेज 3 टाइप्स का होगा। एक तो सबसे पहले ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, और एक है आपका कंबाइंड लीवरेज। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा क्या है? सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखिए जो ऑपरेटिंग, ये है हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज, ये किस पे इफेक्ट डालता है? जो है सेल्स पर। ठीक है, और ये हमारा EPS पर प्रभाव पड़ता है। तो किस तरह से क्या होगा वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए ऑपरेटिंग लीवरेज, फिक्स कॉस्ट कैपिटल का प्रभाव सेल पर। तो हमें देखना है कि अगर हम लोग फिक्स कॉस्ट कैपिटल को यूज़ कर रहे हैं तो उससे हमारी जो सेल है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिक्स कॉस्ट जो भी आ रही है उस पर, उसे लाने से बिजनेस के अंदर सेल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और सेल पर इफेक्ट पड़ने से हमारा प्रॉफिट जो है कम ज़्यादा हो जा रहा है। तो उस चीज़ को निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? CC मतलब कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद देखिए यहाँ पर हर किसी के 2 फॉर्मूले हैं। इसका क्या है? डिग्री। अगर हमें डिग्री निकालनी पड़ जाए, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, तो परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। उसके बाद चलते हैं दोस्तों सेकंड पर, जो है फाइनेंशियल लीवरेज। इसका फॉर्मूला क्या है? रेशियो। देखिए जो फाइनेंशियल लीवरेज है ये रेशियो है, किस किस का रेशियो है? फिक्स कॉस्ट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल के बीच में जो है एक रेशियो बना रखा है इसने। चलिए देखिए इसमें देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले हैं फाइनेंशियल लीवरेज। अगर आपको फाइनेंशियल लीवरेज निकालना पड़ जाए तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, EBIT अपॉन में EBIT माइनस इंटरेस्ट। ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं अगर वहाँ पर डिवेंचर या लोन नहीं है, प्रेफरेंस शेयर हैं, तो आपको PD का मतलब होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर आपके बिजनेस में आपने, आपके क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में डिवेंचर भी हैं और प्रेफरेंस डिविडेंड भी हैं, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का क्या फॉर्मूला है? परसेंटेज चेंज इन EBT और EPS अपॉन में परसेंटेज चेंज इन EBIT। उसके बाद देखिए कंबाइंड लीवरेज। ठीक है, ये हमारा कंबाइंड लीवरेज है। कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? C अपॉन में EBIT और DFL का मतलब है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल, डिग्री ऑफ सॉरी, ये है आपका कंबाइंड लीवरेज। तो इसका फॉर्मूला होगा EBT, परसेंटेज चेंज इन EBT और अपन में परसेंटेज चेंज इन सेल। देखिए उसके बाद करते हैं गाइस बात डिविडेंड पॉलिसी की। देखिए जो हमारी डिविडेंड पॉलिसी है वो 2 तरह की होती है, तो रिलेवेंस और एक होती है इरिलेवेंस। देखिए रिलेवेंस कंसेप्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज का क्या मतलब है? ये लोग जो मैं नाम पढ़ने जाऊंगा, वाल्टर और गार्डनर, इनका कहना है क्या कि डिविडेंड जो पॉलिसी है उसका पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है किस चीज़ पर? उसका प्रभाव पड़ता है जो है फर्म की वैल्यू पर, या जो शेयर मार्केट वैल्यू है शेयर की, उस पर प्रभाव पड़ता है। तो रिलेवेंस कंसेप्ट का मतलब ये है वो लोग जो इस बात को मानते हैं कि हाँ डिविडेंड का इफेक्ट पड़ता है शेयर के प्राइस पर। तो यहाँ पर सबसे पहले नाम जाता है आपका वाल्टर मॉडल। तो वाल्टर जी ने जो ये अपना फॉर्मूला है 1963 में दिया था, और इन्होंने बताया अगर R ज़्यादा है, इंटरनल रेट ऑफ इज़ ग्रेटर दैन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आप 0% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करिएगा, और अगर R इज़ लेस दैन C तो आप 100%,
और अगर R इज इक्वल टू है C के, तो आप एनी पॉलिसी, ठीक है, जो भी पॉलिसी आपको अच्छी लगे वो फॉलो कर सकती हैं। 0% से लेकर के 100% आप कितना भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इनका फॉर्मूला जो है वाल्टर फॉर्मूला क्या है, पी का मतलब होता है वैल्यू ऑफ प्राइस, वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। उसके बाद DPS डिविडेंड पर शेयर, R रेट ऑफ इंटरनल, और उसके बाद C है कैपिटलाइजेशन रेट, EPS अर्निंग पर शेयर, और DPS डिविडेंड पर शेयर। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला है हमारा गॉर्डन ने भी एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ये भी रिलेवेंस कंसेप्ट के ही मानने वाले हैं। P इज इक्वल टू E 1 - B। तो E क्या है हमारी जो है अर्निंग, और 1 - B क्या है हमारा यहाँ पे ग्रोथ रेट। उसके बाद देखिए के क्या है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए ये जो थर्ड फार्मूला है, ठीक है, ये जो अप्रोच थी डिविडेंड पॉलिसी की, लास्ट अप्रोच है जो है मोदी गिलियानी मॉडल। और ये आते हैं आपके इरिलेवेंस कंसेप्ट में। इनका कहना था क्या कि डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूट करने से जो वैल्यू ऑफ शेयर है कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इनका फॉर्मूला क्या है, P0 का मतलब होता है आपका प्रेजेंट प्राइस, और ये है आपका एक्सपेक्टेड प्राइस। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है D1 + P1 अपॉन में 1 + K, और P1 का फॉर्मूला है P0 ब्रैकेट 1 + K - D1, ठीक है। उसके बाद M का क्या फॉर्मूला है, I माइनस ब्रैकेट और XN D1 अपॉन में P1, और NP0 का फॉर्मूला आपके सामने है N + M इंटू P1 और I - X अपॉन में 1 + K। तो अभी देखिए आप समझ लीजिए जो है M का मतलब क्या है, नंबर ऑफ न्यू शेयर, और I का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट, और X का मतलब क्या है, प्रॉफिट। उसके बाद चलते हैं नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। देखिए अगर एग्जाम में नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकालने को आ जाए तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 365 अपॉन में पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालने को आ जाए तो टोटल कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन में नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। देखिए उसके बाद एक कैश का मॉडल होता है जिसे हम लोग कहते हैं बाउमुल मॉडल। तो ऑप्टिमम कैश लेवल, बाउमुल के मॉडल से आप जो है ऑप्टिमम कैश लेवल निकाल सकते हैं 2BT अपॉन में I से। और उसके बाद चलते थोड़ा सा आगे की तरफ, मिलर और मॉडल का जो फॉर्मूला है Z3 और अपॉन में 4I। उसके बाद देखिए कैश वर्किंग कैपिटल, अगर कैश वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाना है तो आप क्या करेंगे, टोटल कैश एक्सपेंसेस इन ए ईयर अपॉन में कैश टर्नओवर, ठीक है। उसके बाद कैश टर्नओवर का ये आपके सामने फॉर्मूला था। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो, ठीक है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।